आपका स्वागत है। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जन संघर्ष और आंदोलन। ये लोकतांत्रिक राजनीति का 5वां अध्याय है। चौथा अध्याय हट गया है सिलेबस से, तो इसको समझें। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। जैसे लोकतंत्र व्यवस्था तभी सही मानी जाती है जब सत्ता का बंटवारा हो, नहीं तो तानाशाह और वही राजतंत्र जैसी स्थिति आ जाती है। तो लोकतंत्र सही वही व्यवस्था है जहाँ सत्ता का बंटवारा किया जाए और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पहली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है, यानी जिनके पास सत्ता है वो आज़ाद नहीं है, अपनी इच्छा के मालिक नहीं है जैसे पहले राजा होते थे या तानाशाह होते थे। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से मुक्त नहीं रह सकते, यानी इनके ऊपर दबाव है। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नज़रियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नज़रियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। आपने देखा होगा कि दो दल आपस में कुछ ना कुछ द्वंद्व की स्थिति में एक दूसरे की खींचतानी करते रहते हैं। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है, यानी जो विपक्ष के होते हैं या दूसरे दल के होते हैं उनके साथ जो है उन्हें मतलब उन मांगों को देखते हुए और उनके जो दबाव हो सकते हैं उनमें संतुलन बिठाना होता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। और इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी जो आम जनता है वो भी विभिन्न संगठनों के सहारे अपनी भूमिका लोकतंत्र में निभाती है। हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे इस अध्याय में, और इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने, यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं तो जो सत्ता में होता है उसके अलावा जो दूसरे दल होते हैं वो सत्ता वाले दल को नियंत्रित करने का प्रयास बराबर करते हैं। और ये प्रत्यक्ष तरीका, इसी पर चर्चा की जाएगी। नेपाल और बोलिविया में जनसंघर्ष, ये उदाहरण दे रहे हैं दो देशों के कि किस तरह से नेपाल और बोलिविया में जनसंघर्ष हुआ। क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तकों के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है, यानी जो सत्ता में है वो कैसे इस्तेमाल करता है सत्ता का। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ, यानी 1990 में वहां लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई नेपाल में। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनके हाथ में आ गई। अत्यधिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई और नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी ये लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता
और कमजोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था जो होती है कि जनता चुनती है प्रतिनिधियों को, वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थी यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था। तो इसका ही फ़ायदा उन्होंने उठाया और सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया और अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। और 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर के फिर से जनता के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस, यानी ये सप्तदलीय गठबंधन था, SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। और इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया, यानी अनियत समय तक के लिए ये बंद व्यवस्था हो गई। इसमें माओवादी, बागी और अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई, यानी काफ़ी भीड़ हो गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे, यानी उनकी मांग थी कि राजतंत्र व्यवस्था हटे और फिर से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जनता के हाथ में शासन आ जाए, संसद को बहाल किया जाए। इनका मतलब सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। SPA ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गईं। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इस तरह से यहाँ पे फिर से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी विश्व के और देश के लोग भी यहाँ की व्यवस्था को देख करके इस व्यवस्था को, यानी फिर से लोकतंत्र लाने के लिए जनता प्रयास कर सकती है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।